बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को मुस्तरद कर दिया है। मोहसिन नकवी की तकर्री के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ऐलान किया है कि इस पूरे मामले को हम अदालत में लेके जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे और इस तकर्री के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। यह वो सूरत हाल है जिसके ऊपर अगर ये निगरान सेटअप के ऊपर या निगरान वज़ीर आला पंजाब और पंजाब में जो निगरान सेटअप इस वक्त तश्कील पाया है उसको अगर मुस्तरद किया जाता है तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि मुस्तकबिल के अंदर जब आम इंतखाबात के लिए निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत होगी तो क्या उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निगरां वज़ीर आज़म काबिल कबूल होगा। और एक और बहुत अहम सवाल यह कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों में वापसी की ख्वाहिश जाहिर की तो जो इस्तीफे दिए गए थे उन इस्तीफों को कबूल करना शुरू किया स्पीकर नेशनल असम्बली ने। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका यह मौक़िफ़ रहा कि वो अपोजिशन लीडर जो इस वक्त असम्बली में राजा रियाज उनको रिप्लेस करने के लिए वो असम्बली में जाना चाह रहे थे, लेकिन अब स्पीकर ने जब उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं तो क्या ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं। ये मुल्की एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा दे सकेगा। ये तमाम मुतालबात जो पीटीआई कर रही है क्या वो मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाब और कराची के बल्दियाती नताइज जो सामने आए हैं सवालिया निशान उठे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात और जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वही इलेक्शन कमीशन है। होने वाले आम इंतखाबात और उसके नतीजे में जो नताइज आएंगे उसको किस तरह से कबूल किया जाएगा, इन सारी बातों के ऊपर आज जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आप बहुत अरसे बाद आए हैं और प्रोग्राम में रिसर्च कर रहे हैं, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सवाल यह है कि इस वक्त जब आप लोगों ने असम्बलियों में वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया, आप लोगों के इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए, अब आपके पास ऑप्शन क्या बाकी रह जाता है, क्या करेंगे कि अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर ये अपोजिशन लीडर जिसके बारे में आप कह रहे थे कि वो लेना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कहा गया कि आपका हक है, तो अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं फिर असेंबली में वापसी के तो तमाम दरवाजे बंद हो गए आप पर। फरीद रईस साहब बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये क्यों पंजाब असम्बली तोड़ दी, ये क्यों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी, वो क्यों उधर असम्बली में जो है वो पार्लिमानी पार्टी जो है उसकी अहमियत जो है वो बढ़ गई है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर अपने लिए सोचते तो फिर पंजाब में हुकूमत करते, केपी में भी हुकूमत करते, लेकिन मुल्क जिस दलदल का शिकार है, जब इनकी हुकूमत आई है पीडीएम ने ये इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, इनकी हुकूमत ने पीटीआई दौर के लिए इकोनॉमिक सर्वे जारी किया ये वाला, और इसमें बता दिया कि किस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पीडीएम के इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि इमरान खान के दौर में कितनी तरक्की हो रही थी, कितने हालात अच्छे थे, इकोनॉमी किधर थी। 6% कहते हैं जीडीपी ग्रोथ थी। ये कहते हैं, इनका इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गई थी, वर्कर्स रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ, सर्विसेज की ग्रोथ, हर लिहाज से इसका क्या था। और 9 महीने में क्या अशर हो गया, 9 महीने में आज हम किधर खड़े हैं, हमारा ग्रोथ रेट किधर चलेगी। सारी चीजें मुल्क को, इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे डालने के लिए इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब आते हैं, आपने जो पूछा भाई, राजा परवेज अशरफ जो के स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, वो इंटरव्यू बार बार वो मीडिया को कहते रहे कि जी एक एक करके आए तो इस्तीफे मंजूर होंगे, जो इस्तीफा देने वाला है उससे पूछा जाएगा कि भाई कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, मर्जी से दे रहे हो। अब जब वो जाते हैं हमारे लोग कि भाई हम इस्तीफे नहीं दे रहे हैं, वापस लेते हैं, तो वो आगे से भाग जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन जाके बता देते हैं। तो इस और सुप्रीम कोर्ट में कई दफा ये डिस्कशन हुई और उन्होंने भी कहा असेंबली में, जाने का मकसद क्या है, जाने का सिर्फ एक मकसद है कि इस तादाद में लोग वापस चले जाएं कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो फॉलो की जा इस बल्क में फैसल साहब, इस बल्क के अंदर जो इस्तीफे अब आपके मंजूर हो गए हैं, क्या आपके पास ऑप्शन अब बाकी रह गया है कि जिस पार्लिमानी लीडर के ऊपर, उसकी पोजीशन के ऊपर आपकी निगाहें मरकूज हैं वो आपको मिल जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो आपको मिल जाए, क्योंकि अब तो आपके इस्तीफे मंजूर हो गए और एक बड़ी तादाद में हो गए।
नहीं, इसका एक सोल पर्पस है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ये सिर्फ है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सदर कहते हैं वजीर आजम को, या फिर पीटीआई आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करती है, हम्म, तो ऐसी सूरत हाल में पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शन जो हैं कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अब्सटेन करना है, वोट नहीं देना है, या मुखालिफ वोट देना है, क्योंकि नंबर पूरा करना होगा हम्म, 172 का उनको। तो ऐसी सूरत में जो पीटीआई के जो अभी अरकान मुनहरिफ अरकान है, वो उन पे आसरा किए हुए हैं शहबाज शरीफ, हम्म। तो उनकी हैसियत खत्म हो जाती है आर्टिकल 63A के बाद, जो आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब तो आपके इस पास ऑप्शन सिलसिले क्या में रह जा जाता रहे हैं है? मैं सिर्फ पूछना एक ये ही। चाहता हूं कि अब आपके पास ऑप्शन रह क्या जाता है कि अगर आपके जी। इस्तीफे मंजूर हो गए हैं पहले तो दरवाजे तो हम्म अब आपके लिए एक तरह से बंद मैं हो गए आपको हैं असेंबली से। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो पर्पस डिफाइन कर लिया ना, ये है, बाकी छोड़े वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और वो चीज़ें, वो मामला नहीं है। सिर्फ एक यही मामला है, और वो भी इसलिए है कि मुल्क में इंतखाबात हों, मुल्क में जो है इकॉनमी जो है ठीक, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटे, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, अब आए, आप कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे फैज आप ये साहब, मेरा बताएं। एक सवाल ले लीजिएगा कि एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान साहब रिपीटेडली ये कहते रहे कि ये, आप कहते थे इंपोर्टेड हुकूमत है, साजिश के तहत ये आए हैं, रजीम चेंज हुआ है और असेंबली में जाने का मकसद ये होगा कि आप इस हाँ साजिश को बैक करें, एक्सेप्ट करें। तो ये सवाल बड़ा हाँ उठ रहा है कि जब ये तमाम बयानियां बना दिया गया, उसके बाद जी। असेंबली की तरफ वापसी, तो ये यू टर्न नहीं है एक? नहीं, ये है असेंबली में वापसी इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूटे। इधर तो मैंने कह दिया ना, मकसद ये नहीं असेंबली में जाके कोई तकरीरें करनी है, कुछ करना है, जाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद इनकी हुकूमत को खत्म करना है, ये करना है। पहले भी मकसद ये था, अभी भी मकसद ये है, मकसद वही है। अब असेंबली में, क्योंकि इन्होंने बाद में वो कर गया, राजा पर क्या नाम है, राजा रियाज को बना दिया ऑपोजिशन लीडर, वो डेस्क पे जाते हैं जी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर। तो मतलब इस किस्म की एक लॉलीपॉप किस्म का लोगों को दिया हुआ एक अजीब बट ये इस्तीफे रबड़ मंजूर स्टैंप हो जाने असेंबली के बन गई। बाद अब आपके नंबर्स कितने जी, रह गए हैं? क्या आप जिस मैं जिस आपको एक बात बताऊं। हाँ, ये मैं सवाल, देखें, ताकि मैं आगे आपसे चलूं, जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने तो पूरे कर दिए अपनी तरफ से ना, राजा परवेज अशरफ ने तो पूरे कर दिए। अब जो है ये हमारी एक कानूनी जंग है, और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस हवाले से, अच्छा। कि जब एक मेंबर पार्लियामेंट जो कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, और इलेक्शन कमिश्नर को भी जाके वो बता रहे हैं कि जी मैं नहीं दे रहा हूं इलेक्शन, तो फिर कैसा इस्तीफा? तो तो ये राजा ये तो परवेज आपने अशरफ ने अपनी एक गैर मर्जी से आईनी। नहीं दिया, यानी आप कह रहे हैं कि आप इस मामले को, आपके जो इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट आप मैटर को लेकर जा रहे हैं? ये कैसे मंजूर हुए हैं? ये तो तब मंजूर हुए जब इमरान खान साहब ने कहा कि जो हम वापस आ रहे हैं, तो इन्होंने डर के, और इनको डर ही है कि अगर वो वापस आते, इनकी हुकूमत गई, इनकी हुकूमत जाती है, अगर हमारे 45 लोग वापस असेंबली में चले जाते हैं, इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, और इसीलिए इन्होंने ये किया कि ये ना कर सकें। तो आप और इन्होंने फैसल ये साहब, जो मेरा सवाल फिर ये बनता है कि ये निगरान वजीर आला पंजाब पे तो आपने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अब अगर आप कह रहे हैं कि आपके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, अपोजिशन लीडर राजा रियाज है वहां पे, जब आम इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप बनेगा, उसके नतीजे में आने वाले निगरान वजीर आजम, तो क्या वो आपको काबिल कबूल होंगे? देखिए, नाम पे डिपेंड करता है ना। आप मुझे खुद बताएं फरीद रईस, या किसी से भी पूछ लें कि अभी जो पंजाब के ना वजीर आला किया है निगरान, वो कैसे बायस नहीं है, वो कैसे जानिबदार नहीं है इस सिलसिले में, क्योंकि निगरान हुकूमत ने आके तो इलेक्शन करवानी होती है। और दूसरी चीज कानूनी है, वो ये है कि प्री बार्गेन हुआ है, और उस सिलसिले में आपको पता है प्री बार्गेन में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकते, तो वो टेक्निकल भी एक उसमें नुक्ता है। तो उस हवाले से भी हम अदालत जा रहे हैं। तो हम तो जो भी मामला चीज तो करें, इलेक्शन आइन और कमीशन के कानून। पास गया ये, क्योंकि आपकी मुशावरत जी हुई, हाँ। मामला तो लीगल प्रोसेस इलेक्शन चला, इलेक्शन कमीशन के पास आया, इलेक्शन कमीशन ने नाम फाइनल किया। तो इलेक्शन कमीशन ने जो नाम फाइनल किया है, उस पर एतराज है। उस पर एतराज, कौम को भी एतराज है। आज आपने लाहौर में देखा किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, और हम उस पर कानूनी चाराजोई करने के हक रखते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे, हम बात करेंगे कि भाई ये इस तरह से नहीं हो सकता है। और अगर आप समझते हैं कि कौम इतनी बेवकूफ़ है, किसी को पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, आराम से कर ले जी, अपनी मर्जी के लोग ले आए, और वो जो उन्होंने नाम देने वालों को देखें किसने नाम दिया, और फिर लगाने वालों ने किसको लगाया। और अगर हम उस पर कानूनी एक चाराजोई करने जा रहे हैं, हमारा हक बनता है। तो पंजाब का तो ये मामला इधर हो गया, और आज अवाम ने निकल के बताया, और साथ में एक अवामी जो प्रोटेस्ट हैं वो भी जारी रहेंगे। तो यही मैं मैंने आपके तीन ऊपर चीजें आप। सवाल आपसे जी। लूंगा। मेरा एक सवाल आपसे होगा, मैंने एक ब्रेक ले लेनी है, मुझे अगर इजाजत दें ब्रेक के बाद मैं आ जाऊंगा। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं,
एहतजाज आप कर रहे हैं, इस एहतजाज से मकासद किस हद तक हासिल हो सकेंगे? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद से हमारी मुलाकात हो रही है, इस चीज़ के ऊपर खुसूसी गुफ्तगू है। फैसल साहब, ये एक बात और बता दें मुझे कि जब ये एहतजाज है, पंजाब के निगरान सेटअप पे आपने सवाल उठा दिया, इलेक्शन कमीशन की ने जो नाम जिसकी अनाउंस किया वो आपने चैलेंज कर दिया, सिंध में बल्दियाती इंतखाब होते हैं, कराची के नताइज, उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं, उसके ऊपर आप धांधली की बात करते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आम इंतखाबात के अंदर नताइज को कैसे कबूल करेंगे? क्योंकि यही लग रहा है कि जो नतीजा आपको एक्सेप्ट है, आप जिसको माने, जो आपकी फेवर में हो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जहां पे आपके फेवर में ना हो उसके ऊपर आप एहतजाज करेंगे, तो फिर आम इंतखाबात और उसके नताइज को कैसे आप तस्लीम करेंगे? वही इलेक्शन कमीशन है, वही इलेक्शन कमिश्नर है। फरीद रईस साहब, मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल, आप मुझे बताइए ना कि कराची में जो इलेक्शन हुए हैं, जमात इस्लामी ने भी आवाज उठाई है, लोग आवाज उठा रहे हैं, चेक कर लें, चेक करने में क्या अर्ज है, चेक कर लें। अभी जो पंजाब में फैसला हुआ है इसको भी चेक कर लें, लोगों से पूछ लें। मैं कौन होता हूं और आप कौन होते हैं बात करने वाले? हम तो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, पब्लिक से पूछ लें आप। इसी तरह जो फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का नाम था सीएम के लिए आजम खान, वो पीटीआई ने भी कबूल किया और वहां पे बिल्कुल हम समझते हैं ठीक है। क्यों पंजाब पे एतराज हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि उसकी एक बैकग्राउंड है पूरी, उस पर मैंने डिटेल में बात पहले भी कर ली, कानूनी नुक्ता भी उठा लिया और बाकी भी जानिबदारी वाली चीज भी आपको बता दी। तो उस पर एक चीज है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। तो आज आपको कहीं ऐसा तो महसूस नहीं होता कि पंजाब की असेंबली जो डिसॉल्व की, वहां पे आपसे गलती हुई? क्या ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आप डिसॉल्व करेंगे और निगरा वजीर आला के मामले के ऊपर वो नाम आ जाएगा जिस पर आपको एतराज है, जो आप नहीं तस्लीम करेंगे? नहीं, इनकी तैयारी तो पहले से थी इनकी तो पहले से तैयारी थी। ये तो फिर भी असेंबली आपने तोड़ दी। ये अपने मौसनियों को नवाजते हैं। मुझे तो यह था कि इनसे बेहतर कैप्टन सफ्तर ज्यादा बेहतर कैंडिडेट थे पंजाब के लिए, और कैप्टन सफ्तर के साथ जाती हुई है। अगर देखें ना, वो होते तो बेहतर थे इनसे, और अयां करने के लिए इन्होंने बहरहाल एक अच्छी कोशिश की है, और अयां करने के लिए जानिबदारी। और तो आज आपको लगता है पंजाब असेंबली तहलील करके आपने गलती की? नहीं, जो पार्टी का फैसला है जी, मैं इंडिविजुअल अपनी क्या राय दूं? जो पार्टी का फैसला है वो यही है कि हमने मुल्क की खातर जो है अपनी असम्बलियां कुर्बान करनी है, और अगर इससे, और लग रहा है इससे नए इंतखाबात होने जा रहे हैं इंशाल्लाह अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। हम लेकिन ये भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पंजाब में निगरान सेटअप वो जो है मजीद प्रोलॉन्ग हो सकता है। मुल्क में जो हालात है उसके मुताबिक आइन में भी गुंजाइश है कि जो आम इंतखाबात हो उनको भी डिले किया जा सकता है। तो अगर ये डिलेज आते हैं तो फिर पीटीआई का नैरेटिव और पीटीआई का स्टांस क्या होगा? एक सेकंड। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने जरूरी हैं पंजाब और केपी में, और जैसे ही नेशनल असेंबली जाती है उसके बाद इधर इंतखाबात। आइन में कोई और रास्ता नहीं है, और ना ही आइन में कोई रास्ता है कि वफाक को कोई एक्सटेंशन मिल सके। जंग तो नहीं हो रही, कोई जंग हो रही हो, कोई बॉर्डर पे वहां पे लड़ाई चल रही हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो, भाई अमन है, इमरजेंसी उस सूरत में, और कोई आइन में नहीं आ गया। माशी चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं फैसल साहब। माशी चैलेंजेस तो जाए, हमारे मुल्क में जो माशी चैलेंजेस हैं ये पिछले 9 महीने से हैं, 9 महीने से हैं। फिल फौर इस हुकूमत को हटा देना चाहिए। माशी चैलेंजेस जो है ना, माशी चैलेंजेस, उसकी वजह से आइन कोई ऐसी बात नहीं करता। आइन में कोई ऐसी चीज नहीं है। माशी चैलेंजेस को ठीक करने के लिए क्या हल है? वो है इलेक्शन। अब आइन, अगर आइन शिकनी होती है तो आर्टिकल 6 लगेगा, जो करेगा आर्टिकल 6 लगेगा आइन शिकनी करने वालों के ऊपर। आइन में 90 दिन लिखा हुआ है, इलेक्शन उसके अंदर अंदर होने जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगले 2-4 दिनों में ये स्केड्यूल जारी करे। और मैं आपको एक बात बताऊं, 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हम दोबारा प्रोग्राम कर रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि जी हाँ अब होता दिखाई दे रहा है, अप्रैल में इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि अप्रैल में आम इंतखाबात, आपको आम इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं अप्रैल में?
बिल्कुल मुझे पूरे पाकिस्तान में अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के साथ साथ मुझे जो बाकी जो हैं सिंध और बलोचिस्तान और इस्लामाबाद यानी कि वफाक की इंतखाबात भी लेकिन दिखाई। हुकूमत तो किसी जी मूड में नहीं है। हुकूमत तो कह रही है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगस्त में मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद निगरान सेटअप बनेगा। नहीं नहीं नहीं, इनकी मुद्दत तो ये थी नहीं। ये मुद्दत तो इमरान खान की थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उनको, साजिश से उनको हटा दी। ये मुद्दत उनकी है ही नहीं है। मुद्दत वो होनी है जो 5 साल की आगे हुकूमत आएगी वो पूरी मुद्दत करे, और 5 साल की पूरी मुद्दत करेगी और बड़े फैसले करेगी एक मुंतखब हुकूमत जो कि इलेक्शन से आएगी। वही पाकिस्तान का हल निकाल सकती है। ये जो भी कहें आप, मूड में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, अप्रैल में इंशाल्लाह। और ज्यादा दूर बात नहीं, 4-5 दिन के बाद इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम आपके साथ करेंगे। और कुछ कानूनी ऐसी चाराजोई पीटीआई अख्तियार रखती है करने की कि उसके बाद आप कहेंगे कि यस अब इंतखाबात की राह हमवार होती दिखाई दे आपकी रही है। निगाहें, इसका मतलब है कि अदलिया पर मरकूज है, यानी अदलिया से आप जो है वो उसकी तरफ देख रहे हैं। हम आईनी और कानूनी रास्तों की तरफ देख रहे हैं। हम इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। हम पब्लिक की तरफ देख रहे हैं। और अवाम जो है वो इस वक्त बहुत बुरा हाल है जी। इस मुल्क में पावर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और इक़्तिदार जो है, पावर जो है, हुकूमत जो है वो पावर के लिए नहीं होती। हुकूमत होती है लोगों की खिदमत करने के लिए। और इस मुल्क में पावर तो है लेकिन बिजली नहीं है। पावर तो है, गैस नहीं है। ये मसाइल है पाकिस्तान के। और इन मसाइल से निकलने का एक हल है जो अवाम ने दिया है। अवाम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और 3 महीने में अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं और एक साफ और शफाफ इलेक्शन से एक हुकूमत आ जाती है जो 5 साल पूरे करेगी, जिससे मुल्क का भरा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए किसी को? लेकिन आप ये उसको एक साफ और सवाल है। शफाफ किसे कहते हैं? मेरा एक सवाल ये है जो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, कि वो यही मैंने पहले इलेक्शन बता। कमिश्नर हैं, यही इलेक्शन कमीशन है, नताइज आपके फेवर में होंगे तो वो साफ शफाफ होंगे, या जो भी नतीजा आएगा आप उसको किलो दिल से तस्लीम करेंगे? सर मैं फिर रिपीट करता हूं, साफ और शफाफ इलेक्शन क्या बताएगी? वोटर बताएगा कि क्या उसका वोट जो उसने दिया है वो ठीक जगह गया है कि नहीं दिया, वोटर बताएगा। ये आप पब्लिक खुद बताएगी साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं कि नहीं। अब कराची में लोग खुद बता रहे हैं ना, खुद उन्होंने वीडियोस बना के सारा बता रहे हैं कि किधर किधर धांधली हुई। वो लोग खुद बताते हैं, वो कोई पार्टी या कोई वो फैसला नहीं करती। ठीक है फैसल दूसरी जावेद साहब, चीज, मेरा एक सवाल आपसे होगा लास्ट, मैं आपसे इजाजत लूंगा। मुझे ये बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता रोज, यानी कल ही खान साहब ने यह बात कही कि एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर निकालते निकालते खुदा न खास्ता उन्होंने 71 की मिसाल दी है। तो क्या खान साहब भी नागुज़ीर है? यानी अगर खान साहब नहीं होंगे तो खुदा न खास्ता क्या मुल्क 71 जैसे सानहे की तरफ बढ़ सकता है? देखें, एक कौम को इकट्ठा रखने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। और वो आज तहरीक इंसाफ है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सारी इकाइयाँ जो हैं वो एक जगह आके इकट्ठी होती हैं। वाहिद पार्टी है जो एक जिसकी सब तरफ रिप्रेजेंटेशन है। तो जब मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ था, जब उन्हें वोट पड़ी थी और उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। अवाम को इकट्ठा रखने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी आप टेस्ट कर सकते हैं पार्टी, इलेक्शन में। आपने बात की पार्टी की, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा पार्टी चेयरमैन को बाहर निकालते निकालते, तो क्या तो शख्सियत जाहिर है जरूरी है, तहरीक, या मुल्क जरूरी है, सियासत जरूरी है, क्या जरूरी है? देखें आप, इमरान खान जो है ना वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ इमरान खान है। आज अगर पूरे मुल्क को एक लीडर ने इकट्ठा किया हुआ, यानी कि पीटीआई ने इकट्ठा किया, तो वोट क्यों पड़ता है पीटीआई को? वोट किस लिए पड़ता है पीटीआई को? इमरान खान के नजरिए पे पड़ता है। आप एक इमरान खान को अलग करें ना पीटीआई से, फिर आप देखें कि पीटीआई जो है वो इमरान खान के बगैर, इमरान खान की नजरिए के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है। ये मैं हर जगह बड़ा क्लियर हूं इस पे। और यही वजह है कि आज जो तहरीक इंसाफ, और कोई इतना नहीं, कुछ 26 साल की एक जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद के बाद एक अवामी सतह पे इतनी पज़राई है। तो इस लीडर को, इस स्टेज को हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। कौम आगे जा सकती है, पाकिस्तान आगे जा सकता है। और बाकी चोर डाकू लुटेरे और जिन्होंने करप्शन की हुई है, जिनकी बाहर बैरून मुल्क जदादे हैं, वो अगर इस मुल्क में हुक्मरानी करेंगे तो आप फिर देख लें, आप हाल देख लें आज क्या इकॉनमी का। मुझे बताएं, आज महंगाई नहीं है? आज सूरत हाल कहाँ है?
और इमरान खान की जब हुकूमत थी तो सूरत हाल क्या थी, कंपैरिजन कर ले, लोगों से पूछ ले। हम चाहते हैं कि अवाम से रुजू किया जाए, अवाम से पूछा जाए। इस जुमरे में अगर आप अवाम की आवाज नहीं सुनेंगे तो खुदा ना खास्ता वो ना हो जो इमरान खान जो बात कर रहे हैं, जो 1970s में हुआ था। इसलिए पब्लिक की आवाज को सुनना चाहिए और यही एक हल है। बहुत और इसी शुक्रिया, में ठीक को है, थैंक यू सो मच जी हाँ। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। उसके बाद मुल्क की जो माशी सूरत हाल, पाकिस्तान IMF मामलात, बातचीत, मुज़ाकरात, ताखीर, वजूहात क्या है, क्या होने जा रहा है, मईशत का जो चैलेंज है वो कैसे उसे सही या उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत को बचाना है। और मईशत के लिए किए जाने वाले पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नवा जायजा प्रोग्राम है उसके लिए अब तक ताखीर हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मुश्किल और सख्त फैसले हुकूमत की जानिब से उसकी तवक्को थी, लेकिन वो सख्त फैसले अब तक लेने में हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार क्यों है? और बहुत बड़ा सवाल जो आम आदमी के जहन में उठ रहा है कि क्या मुल्क में सब अच्छा चल रहा है? इसी के साथ साथ मुल्क की मईशत में बेहतरी कैसे आएगी? आज का सबसे बड़ा सवाल यह है। जहां बैठे जबान ज़दे आम यही है कि होने क्या जा रहा है। मुल्क के डिफॉल्ट होने की अफवाहें, हर कोई अपने अपने तहीं इस पर बात कर रहा है। इस पर बात करने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात साबिक चेयरमैन FBR है शब्बर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर। मेरा भी आपसे यही सवाल है सर, जानना ही चाहता हूं कि क्या मुल्क में सब अच्छा चल रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद साहब, मैं तो पाकिस्तान का वो आदमी हूँ जिसने 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि ये मुल्क दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है या दिवालिया हो रहा है या हो गया है। और उस वक्त लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था और उसको सियासी पस मंजर में यूज किया और उसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज किया। मैंने ये बात किसी सियासी पस मंजर में नहीं कही थी, बल्कि मैं जो पाकिस्तान के फाइनेंसिस को देख रहा हूँ और जो मैं पाकिस्तान के फाइनेंसिस पे मेरी नजर है, उस पे देखते हुए पाकिस्तान के जो तीनों अकाउंट हैं, मींस पाकिस्तान का फिस्कल अकाउंट, पाकिस्तान का करंट अकाउंट और पाकिस्तान का एनर्जी अकाउंट, ये तीनों अकाउंट पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। मैं जब कह रहा हूं ले जा रहे हैं तो ये ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे थे नहीं है, ले जा रहे हैं। और हमने अभी तक कोई इसमें करेक्शन की कोशिश नहीं की है और ना हमारे पास इस वक्त इमीडिएटली कोई कलेक्शन करने की सलाहियत या हमारे पास कोई प्लान है। आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों अकाउंट्स हमें डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपसे ले जो जा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अभी जो हकीकत या आम आदमी के दिमाग में जो चीजें हैं, क्योंकि अब तक तो यही पोर्ट्रे या यही सुनने को मिल रहा है कि सब कुछ अच्छा है, फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा ही है? नहीं, दो बातें हैं ना जी। पहली बात तो ये कि सब ठीक अच्छा है कि क्या मत मुराद है, अच्छा है कि क्या क्राइटेरिया क्या है। महंगाई की शरह 35% है और कोई भी माशी मईशतदान, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या कोई या वो अपोजिशन का हो, वो इस बात से एग्री कर रहा है कि मईशत की जो इन्फ्लेशन है वो 35% से बढ़ चुकी है, जो कि तकरीबन 20 साल से सबसे ज्यादा शरह है। और कोई रोजगार में इंक्रीज नहीं हो रहा, असल आमदनी में इंक्रीज नहीं हो रहा। तो क्या ये अच्छा है? पाकिस्तान में दो रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहे हैं, जिसमें ऑफिशियल रेट 230 के आसपास है और अनऑफिशियल 260 के आसपास है। क्या ये अच्छा है? मैं ये नहीं कहता कि कल बिजली का शटडाउन ऑयल की वजह से हुआ था, मगर जो उसकी रीजन बताई जा रही है वो ये कि पाकिस्तान में बिजली के मैटर पर वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह बिजली में शटडाउन करें। क्या ये अच्छा है? क्या ये अच्छा है कि पाकिस्तान में एलसीओ को नहीं ओपन किया जा रहा? क्या ये अच्छा है कि 10,000 दालों के कंटेनर खड़े हैं? तो ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, ये कहने से आप कहने पे यकीन करेंगे या आप रियलिटी जो ग्राउंड्स पे है उस पे यकीन तो सर करेंगे? मुल्क की मईशत में बेहतरी नहीं, कैसे आएगी, यानी मैं फरीद जानना ही चाहता हूं सर। फरीद, सवाल ये है ना कि आपने कहा कि सब अच्छा है, तो सब अच्छा है की एनालिसिस आप
अल्फाज से नहीं करें ना, सब अच्छे एनालिसिस आप रियलिटी से करें ना, ग्राउंड रियलिटी से करें ना। या 17% डिस्काउंट रेट जिस मुल्क में चल रहा हो उस पर सब अच्छा कैसे हो सकता है? मैं यही आपसे सवाल पूछा था, जो आपने मुझे जवाब दे दिया उस चीज को करके। मैंने यही सवाल पूछा कि क्या सब अच्छा है, तो वो आपने उसको एलैबोरेट कर दिया। ये जो सर प्रोग्राम में ताखीर हो रही है, आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जो ताखीर हो रही है, वजह क्या है इसकी? क्योंकि 9th रिव्यू हमने जाना है उसके ऊपर। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि हम दाएं बाएं से मुझे आइए कि जी ठीक है हम संभाल लेंगे आपको, आप आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल करें। क्या हर्डल्स क्या हैं, क्या क्या रुकावटें, क्या उनकी शराइत क्या है जो हम अब तक नहीं मान रहे हैं? देखिए, एक लफ्ज है, मुझे वो लफ्ज का मतलब कभी समझ नहीं आया, मगर वो लफ्ज बड़ा अच्छा है। मगर मैं एग्जैक्टली से मतलब नहीं जानता। उसको उर्दू में कहते हैं खिलवाड़। खिलवाड़ का मतलब ये होता है कि जो आदमी ऐसा काम कर रहा हो जो एक्चुअली खेल हो, रियलिटी नहीं हो। ये इस वक्त मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब ये इनका मसला ये है कि इनको बड़ी अच्छी तरह पता है, और हमें भी पता है, और हर एक को पता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम की इस तमाम शराइत को पूरा करना, आईएमएफ को वापस लाना मजबूरी है। चलिए, मगर लेकिन क्योंकि डार साहब तो बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं। बात सुन लो यार, बात सुन लो पूरी। जी। उन्होंने अब मगर जो सियासी इनकी मजबूरियां हैं, इसके बेस पर इन्होंने फिर आईएमएफ प्रोग्राम को डेफर कर दिया है। जहां तक आप डार साहब के बारे में बात करते हैं, मेरा उनसे 10 साल, मेरे वो सीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी हेली कॉलेज का हूं और वो भी हेली कॉलेज के हैं। आपने कभी मेरे जबान से सुना कि मैं उनको एक्सपर्ट समझता था? आपने कभी मेरी जबान से सुना था कि वो एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स के, और या उनका तजर्बा है किसी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को चलाने का? मगर मैं शख्सियतों में बात नहीं करना चाहता, ये शख्सियतें जी इररेलेवेंट, ये शख्सियतें इररेलेवेंट है। सर, इसमें अगर मैं आपसे सोल्यूशन पूछूं, यानी अगर आप इस वक्त जहां पे हम खड़े हुए, हमें क्या करना चाहिए जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल जाए और हम बेहतरी की तरफ चले जाएं? कोई 4 5 6 कोई स्टेप्स पॉइंट वाइज अगर आप बता दें तो दैट वुड बी वेरी गुड। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप छोटी बड़ी जुगाड़ लगा लें और फॉर द टाइम बीइंग 5-6 बिलियन डॉलर की सेविंग कर लें इंपोर्ट में। जैसे बाजार जल्दी बंद कर लें, पेट्रोल पे राशनिंग कर दें, प्रोडक्ट्स की राशनिंग कर दें। ये वो चीजें हैं जो आप करके फॉर द टाइम बीइंग अपने मसले को हल कर सकते हैं। मगर जो पाकिस्तानी रियासत का असल मसला है, वो आईएमएफ प्रोग्राम से भी हल नहीं हो रहा। देखिए, आप लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, आप भी ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल जाएगा। मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहता हूं कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम रिवाइव हो गया, फिर भी पाकिस्तान 2024 के आसपास डिफॉल्ट, 23 के एंड में डिफॉल्ट के खतरे पे खड़ा होगा। बड़ी बात कर रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर बात, रहे हैं। बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, ये बात मुस्तकिल कर रहा हूँ। मेरी बात, आपने मेरी बात की पोजीशन चेंज देखी है कहीं? आपने मेरी पोजीशन में कभी चेंज देखी है? मेरी पोजीशन में आपने कभी मेरी किसी बात को मैंने वापस लिया हो तो मुझे बता दें। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो अपनी जगह पर है। यही मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर आईएमएफ से भी मसला हल नहीं होगा तो फिर क्या होगा सर? फिर कुछ नहीं होगा, जो आप मैं कह रहा हूँ वही होगा जो बता रहा हूँ आपको। मतलब क्या आप क्यों परेशान है इससे कि कुछ के कोई ऐसी चीज आने वाली है, जो ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं है? हमें सब पता है क्या होने वाला है। तो हम तो देखिए, मेरा मसला ये है कि मैं झूठ बोलने के मैं कायल नहीं हूं, ना मैं झूठी तसल्लियां देने का कायल हूं। तो और इसीलिए मैंने जब दिसंबर 2021 में कहा था कि ये मुल्क नहीं चल सकता, तो आप लोग सब परेशान हो गए थे। आप क्यों परेशान हो? अगर आप सारे, आपकी मतलब मस्कुराहट आप नहीं हो बल्कि पूरी सोसाइटी है, जब आप 2021 में सब तालियां बजा रहे थे, अब क्यों परेशान हो? कि क्या ऐसी बात हो गई पिछले 2021 से लेकर आज तक जिसकी वजह से आप सब तो मसले का हल क्या है सर? आपने गुज़िश्ता अरसे में एक ट्वीट भी किया, आपने बताया कि मईशत के ऊपर फैसला होने जा रहा है, कोई टेक्नोक्रेटिक मामलात के ऊपर भी आपने बात की थी। तो क्या सोल्यूशन, हल क्या है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन वही है जो मैं कह रहा हूं। सोल्यूशन ये होगा कि चाहे सियासी गवर्नमेंट आए या गैर सियासी गवर्नमेंट आए, मईशत उन लोगों के हाथ में होगी जो लोग सियासी नहीं हैं, और जो टेक्नोक्रेट ही है, या आप समझ लें कि वो अमेरिकन सपोर्ट से आएंगे पाकिस्तान में, और वो अमेरिकन सपोर्ट से आने के बाद पाकिस्तान की मईशत को रीडिजाइन करेंगे। उस रीडिजाइनिंग में जो पाकिस्तान की मईशत रीडिजाइन होगी, उसमें 3-4 चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं। उसमें पहली चीज ये होगी कि पाकिस्तानियों के दिमाग से ये अय्याशी का खन्नास निकाला जाएगा। ये जो गवर्नर हाउस और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और ये जो, जब हम खुद टैक्स नहीं देते
तो हम अमेरिकनों के टैक्स से पैसे क्यों रिसीव तो करना ऐसा चाहते कब हैं? तक मुमकिन है सर? कब तक आपको ये सब होता हुआ नजर आ रहा है? ये हमारी दुआ तो है जल्दी हो जाए। अच्छा आगे चले ना, मेरी बात सुनने ना पूरी। उसके बाद दूसरी है कि जो हमने बिला वजह का एक रीजनल ट्रेड इंडिया के साथ पंगा लिया हुआ है, ये हमें कंसीड करना पड़ेगा। हम माशी मजबूरियों की वजह से कंसीड करेंगे। हमारी ये जो बिला वजह की अना और खन्नास दिमाग में है, ये अब खत्म हो गया। हमारी माशी बदहाली ने हमारे तमाम हमारे कसबल निकाल दिए हैं। हम्म। तीसरी बात, हम टापी की पाइपलाइन जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से चलेगी, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया जाएगी। इस पे हम काम करेंगे और तुर्कमेनिस्तान की गैस हमारे इलाके से गुजरकर आगे जाएगी और ये पूरा एरिया रीडिजाइन होगा। जो हमारी जियोस्टेटिक पोजीशन को हम इलाके में हालात खराब करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, वो अब ये पोजीशन इस इलाके को, हमारे मुल्क को, इलाके को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होगी। शायद मैंने बहुत मुश्किल बात कह दी है, ये बात आपको देर बाद समझ आ जाएगी, मगर जो मैंने कहा है ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी दुआ है कि जल्द आ जाए। क्या 2023 में ये पूरा सेटअप आपको नजर आ रहा है शब्बर साहब? नहीं, देखिए बात ये कि मुझे ये नजर आ रहा है कि इसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये सेटअप हमारे सियासतदान और हमारे लोग पहले समझ जाएंगे और 23 के मिडिल के बाद इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये नहीं समझेंगे और इलेक्शन होके एक फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट आएगी और वो फ्रेजाइल गवर्नमेंट अगले आके 5-6 महीने बाद आने के बाद गिर जाएगी और फिर उसके बाद ये सेटअप आएगा जो कि बहुत खतरनाक होगा। वो काम नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए ये चीज अगर वॉलेंटरी हो जाए और लोगों को समझ आ जाए कि हमारी पोजीशन क्या है और हम उस तरफ चले जाएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। इसमें मेरा मेरा जो इशारा है वो इमरान खान की तरफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शब्बर जैदी साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे और जो बात आपने की है यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को समझने के लिए इस वक्त सियासी जो बसीरत है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।